हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये एक बच्ची की डायरी में से लिया गया है और इसका नाम एन फ्रैंक था। और वो उसका परिवार पहले जर्मनी में रहता था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो लोग नीदरलैंड चले जाते हैं और ये यहूदी धर्म से बिलोंग करते थे। और जो यहूदी धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत अत्याचार किए जो जर्मन लोग थे उन्होंने, और इनको फिर उसमें रहना पड़ा, ठीक है ना, निर्वास जीवन छिपकर रहना पड़ा इनको। और फिर इनको जब पकड़ लिया गया इनके परिवार को, वहाँ से फिर इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, वहाँ विभिन्न प्रकार की इन्हें यातना दी गई। इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है और खुद इस बच्ची की 16 वर्ष से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो इसकी बहुत ही एक प्यारी कहानी है और ये संसार की इसकी ये जो डायरी में जो लिखा है इस गुड़िया ने, ये इसको एक बुक के रूप में छपवा देते हैं इसके पिता, और ये संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक बन जाती है। बिफोर यू रीड, एनालिजी मारी एन फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च से 1945 वॉज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल, जर्मनी में पैदा हुई यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग, जब वो परिवार छिपा हुआ था उस समय वो लिखती थी विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड 4 फ्रेंड्स, है ना, उसका जो परिवार था वो और उनके साथ के 4 दोस्त कहाँ छिपे हुए थे? एम्स्टर्डम में, ये नीदरलैंड्स की राजधानी है। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स को क्या कर लिया था? ऑक्यूपाई कर लिया था, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था वर्ल्ड वार सेकेंड के समय। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, है ना, एम्स्टर्डम, उसकी जो परिवार था वो एम्स्टर्डम मूव कर गया था। आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, जब नाजी जो एक पार्टी थी उनकी, है ना, नाजीवाद जिसको बोलते हैं, हिटलर का नाम सुना हुआ आप लोगों ने, वो तो जब वो सत्ता में आ गए नाजी लोग, तो उन्होंने जो इनका परिवार था वो जर्मनी छोड़ के कहाँ चला गया? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड चला गया। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि भाई वहाँ भी आ जाएंगे ये नाजी लोग। तो जब नाजी लोगों ने नीदरलैंड्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया, उसके ऊपर भी उनका विस्तार हो गया, तो फिर इनको ट्रैप होना पड़ा, है ना, ये अपने घर के अंदर ही छिप गए, ऑफिस के अंदर ही ये रहे इनके पापा के ऑफिस में। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन, जैसे जैसे जो परक्यूशंस थे, है ना, परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे यहूदी जनता के साथ उत्पीड़न बढ़ा, नाजियों का उत्पीड़न बढ़ा, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, तो ये परिवार छिप गया, है ना, ये परिवार जो है वो अंडरग्राउंड हो गया। इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, अपने फादर ऑटो फ्रैंक यानी एन के जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष तक ये वहाँ छिपे रहे। द ग्रुप वाज बिट्रेड, किसी ने इनकी जासूसी दे दी, इस ग्रुप की जो ये ठहरा हुआ था इनका परिवार और उनके जो कुछ मित्र ठहरे हुए थे, किसी ने उनकी जासूसी दे दी। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और फिर उन्हें एक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। एक विशेष प्रकार के कैंप बनाए थे नाजी लोगों ने, जिनमें इन यहूदियों को विशेष प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं, ताड़नाएं प्रताड़नाएं दी जाती थीं, सताया जाता था वहाँ उनको। वेयर एन डाइड, जहाँ पर कि एन की मृत्यु हो गई थी, ऑफ टाइफस, एक फीवर होता है टाइफस फीवर, उसके द्वारा। इन बर्जेन बैल्सन, इस जगह का नाम है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, है ना, कुछ ही दिनों में उसकी सिस्टर की मृत्यु के बाद, यानी पहले उनकी सिस्टर की मृत्यु हुई और उसके कुछ दिनों बाद ही एन क्या हो गई? एन भी डाइड हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी बहन का क्या नाम था? मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ऑटो, उनके फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, ये सिर्फ अकेले उस ग्रुप में बचे थे, ये उस ग्रुप के क्या थे? केवल अकेले सर्वाइवर थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम लौट आए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वार क्या हो गया? समाप्त हो गया। टू फाइंड दैट, यह ढूंढने के लिए, हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी डायरी सुरक्षित थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, उनके पिता को पता लग गया कि ये एक बहुत उत्कृष्ट, एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
ही टुक एक्शन, उन्होंने एक एक्शन लिया, टू हैव इट पब्लिश्ड, और उसे पब्लिश करा दिया, प्रकाशित करवा दिया, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। एंड क्योंकि ये वो जो ओरिजिनल जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी, क्योंकि इसको हॉलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड्स को, है ना, वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो डच लैंग्वेज होती है। तो डच से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दिया गया, जिसका क्या नाम था, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से ये पुस्तक है। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक। अब ये जो डायरी की कहानी है, ये डायरी कब एन फ्रैंक को दी गई थी, उसके बर्थडे पर, 13वें बर्थडे पर, 13th बर्थडे। एंड क्रॉनिकल्स, और इसमें डेट बाय डेट लिखी हुई हैं घटनाएं, ऑफ हर लाइफ, अपने उसके जीवन की, फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944, है ना, इस दौरान की 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक डेट वाइज इसके अंदर एंट्रीज की हुई हैं। एन फ्रैंक ने अपने जीवन की घटनाएं इस डायरी में लिखी हुई हैं। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसे अंत में ट्रांसलेट करवाया गया, ओरिजिनल जो डच लैंग्वेज थे, है ना, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज। हाँ, फिर बाद में इसकी विश्व की अनेक भाषाओं में इसका जो ओरिजिनल डच है उससे ट्रांसलेशन किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक पुस्तक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और थिएटर के प्रोडक्शंस हुए इसके ऊपर, एंड इवन ओपेरास, है ना, और ये ओपेरा वो भी एक तरह थिएटर जैसा ही होता है, ये भी इसके ड्रामा भी हुए इसके ऊपर, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, इसको एक बहुत ही मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड का काम माना गया है ना, कि ये भले ही चाहे 14-15 वर्ष की उसने लड़की ने लिखी है, लेकिन ये बहुत ही मैच्योर और एक इंसाइटफुल उसका दिमाग था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और ये डायरी उस समय जो नाजी ऑक्यूपेशन था, नाजियों का जो कब्जा हो रखा था, उस समय एक सामान्य व्यक्ति की क्या जीवनचर्या थी, उसका एक बहुत बड़ा एक ये लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, है ना, होलोकॉस्ट विक्टिम्स किसको बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, है ना, नाजियों द्वारा जो यहूदियों को सताया गया था, उनको जो अत्याचार किए गए थे, है ना, उनको होलोकॉस्ट विक्टिम्स बोलते हैं हम, है ना। होलोकॉस्ट यानी वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय की घटना, उसके उस समय के जो विक्टिम्स थे, है ना, जो पीड़ित लोग थे। तो एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड, है ना, तो सबसे ज़्यादा उस समय के जो उत्पीड़न हुए थे उसमें इस घटना का सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा जिक्र किया जाता है। अपन शुरू करते हैं इसको, ये इसका इंट्रोडक्शन था बिफोर यू रीड। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, ये कह रही हैं एन फ्रैंक कि डायरी लिखना एक तरह से एक विचित्र अनुभव है ना, एक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इस वजह से नहीं कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा पहले, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर, कि बाद में, लेटर ऑन, बाद में, नीदर आई, ना तो मैं, नॉर एनीवन एल्स, ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, वो इसमें रुचि लेगा, है ना, इसमें रुचि लेगा, किसमें, म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की बच्ची के द्वारा जो चिंतन किया गया है, म्यूजिंग्स का मतलब क्या होगा, चिंतन, जो थॉट्स उसके दिमाग में आए हैं, जो उन्होंने व्यक्त किए हैं, कोई क्यों इनके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, ऐसा उसे लगता था। ओह वेल, अच्छा ठीक है, इट डज नॉट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सोचा। आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मुझे लिखने की इच्छा हो रही है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे तो और भी ज़्यादा आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मेरा मन है, मेरा जो हृदय है ना, इसके अंदर बहुत सारी जो बातें उमड़ रही हैं, मैं इनको बाहर निकाल दूं, इसलिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर होता है उसमें लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है ना, कागज़ कभी आपको मना नहीं करेगा कि अपनी बातों को आप उसके ऊपर लिखते जाइए, सामने वाला तो सुनने से मना कर सकता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस
सेइंग के बारे में, इस सेइंग मतलब एक तरह से वो होता है ना मुहावरा, है ना, उसके बारे में। ऑफ वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों का, वेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं घर में बैठी हुई थी, उस समय की बात है जब ये हाइडिंग में थे, छिपे हुए थे ये, है ना, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में लिए हुए। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बोर थी और एक तरह से लिस्टलेस थी। लिस्टलेस का मतलब जैसे माना सब कुछ कुछ जीवन में कुछ अच्छा रहा ही ना हो, है ना, विद नो एनर्जी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसको लिस्टलेस बोलते हैं। वंडरिंग, यह सोचते हुए, वेदर टू स्टे इन, कि मैं अंदर रहूं या बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, मैं अंत में वहीं रुकी रही जहां मैं थी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है किसी उसकी एक तरह से चिंता करते हुए, है ना, कुछ बहुत कोई अनहैप्पी चीज़ होने वाली हो या क्रोध आ रहा, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, अब वो कह रही है हाँ, जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, किसकी अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक। स्टिफ बैक्ड नोटबुक का मतलब होता है एक ऐसी नोटबुक जिस पर गत्ता चढ़ा हुआ हो, मोटा, है ना। स्टिफ का मतलब होता है थोड़ा हार्ड, बैक यानी कवर, जिस पर ऊपर नीचे क्या लगा हो, कवर लगा हो। वैसे भी डायरी जो है ना वो मोटा पट्टा होता है, उसके ऊपर कवर लगा रहता है। तो ये कह रही है, और ये भी तो है कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं किसी को भी पढ़ाऊंगी नहीं इस मेरी डायरी को, है ना। ग्रांडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसे कि डायरी कहा गया है, अनलेस, जब तक कि आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, तक कि मुझे कोई एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, मैं हर किसी को इसे नहीं पढ़ाऊंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इसलिए इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को लिख ही लेती हूँ। नाउ आई एम बैक टू पॉइंट, अब मैं वापस उस बिंदु पे आ जाती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे प्रेरित किया, टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं डायरी लिखना शुरू करूं। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। लेट इट पुट मी मोर क्लियर, और मैं साफ साफ शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि 13 वर्ष की एक बच्ची इस संसार में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, है ना, मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे लविंग माता पिता हैं। एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 16 वर्ष की मेरी सी बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास एक परिवार है, लविंग आंट्स हैं और अच्छा सा घर है। नो, नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अब ये कह रही है कि ये सब होने के बावजूद भी ये सब ऊपरी बातें हैं, है ना, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं क्या हूँ, अकेली हूँ। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ होता हुआ प्रतीत होता है, एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड, बस मेरे पास एक कोई सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जब दोस्त, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं एक अच्छा समय व्यतीत कर रही हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं यूं ही हर कोई चीज़ नहीं बोलना चाहती उनके साथ, बट लेकिन ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, बस जो सामान्य दिनचर्या की चीज़ें हैं वही उनसे शेयर करना चाहती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, है ना, और हम एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाते हैं, यही प्रॉब्लम, क्योंकि सब क्या है, नाजियों का कब्जा हो रखा है ना, उनके ऊपर, है ना, सब वो छिपे हुए हैं। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, अब ये कह रही है कि इसमें मेरा भी फॉल्ट है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना, कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को प्राइवेटली किसी दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, है ना, अब ये कह रही है जैसा भी है बस चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश ये चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया है।
To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. ना अब ये कह रही है कि इस डायरी की जो इमेज है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, लंबे समय से जो मुझे प्रतीक्षा थी जिस मित्र की मेरी कल्पना के अंदर, आई डोंट, मैं सिर्फ चीज़ों को इसके अंदर लिखना ही नहीं चाहती, बस भाई डेट डाल दूं और मोटी मोटी चीज़ें लिख दूं इसके अंदर, सिर्फ फैक्ट्स इसके अंदर लिख दूं, है ना, जैसा कि अक्सर अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी क्या हो, सच्ची दोस्त हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अब इस डायरी को अपनी फ्रेंड किटी कहने जा रही हूँ। यानी इसको क्या, किस नाम से संबोधित करेगी, एन फ्रैंक किटी नाम से संबोधित करेगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट, है ना। अब ये कह रही है कि मैं अगर सीधे ही एकदम से लिखना शुरू, आपको बताना शुरू कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सिंस नो वन कुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, है ना। प्लंज का मतलब होता है कूद पड़ना, राइट इन यानी अभी अभी, है ना। तो एक तरह से मैं अगर अभी से ही तुरंत एकदम लिखना शुरू कर दूं तो आप मेरी इस डायरी के जो शब्द हैं, जो पेजेस हैं, उनको ढंग से समझ नहीं पाओगे, मेरी इन स्टोरीज को। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इससे अच्छा है कि मैं मेरे जीवन का आपको एक छोटा सा स्केच दे देती हूँ, जीवन का बारे में मैं बता देती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि मुझे ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। अब ये अपने बारे में बता रही है। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, है ना, मैंने आज तक नहीं देखे इतने प्यार करने वाले पिता। डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की थी, अंटिल ही वॉज 36, जब तक कि वो कितने वर्ष के नहीं हो गए, 26 वर्ष के, 36 वर्ष के नहीं हो गए। एंड सी वॉज 25, और मेरी माँ उस समय कितने वर्ष की थी, 25 वर्ष की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी में कब हुआ था, 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, है ना, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का शहर है। तो ये कह रही हैं कि जब मैं 4 वर्ष तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, है ना, देखो मैंने बताया था ना आपको बेटा, हॉलैंड जो है ये नीदरलैंड्स एक कंट्री है, इंग्लैंड के पास में, बीच में समुद्र है, और फिर दूसरी तरफ क्या है, इंग्लैंड है, और एक तरफ क्या है, ये नीदरलैंड्स है, छोटा सा कंट्री है। तो एमिग्रेट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में परमानेंटली चले जाना और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेना। तो मेरे पिता हॉलैंड एमिग्रेट कर गए, है ना, हॉलैंड जाके वहीं पे जाके बस गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ का नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। वेंट विद हिम, वो भी उनके साथ चली गई हॉलैंड। इन सितंबर में, वाइल मार्गोट एंड आई, जबकि मार्गोट मेरी जो बहन थी वो और मैं, वर सेंट टू एचएन, ये एचएन भी क्या है, जर्मनी का एक शहर है, हमको कहाँ भेज दिया गया, एचएन में भेज दिया गया, टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, अब हमारी दादी माँ के पास रुकने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर के महीने में हॉलैंड चली गई मम्मी पापा के पास। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी में फिर मैं भी पहुंच गई वहां पे। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, है ना। तो एक तरह से जब पहले तो मेरी बड़ी दीदी गई थी, उसके बाद फिर मैं गई फरवरी में, और एक तरह से मुझे वहाँ पे मेरी बड़ी बहन का, जिस दिन मैं गई वहाँ पे उस दिन मेरी बड़ी बहन का क्या था, बर्थडे था। तो मेरी बड़ी बहन को एक तरह से मेरे को बर्थडे गिफ्ट के रूप में मेरे मम्मी पापा ने वहाँ टेबल पे रख दिया, बोले ये लो तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, है ना। अब ये कह रही है कि मैंने उस समय वहाँ एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, जब मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई तब तक मैं वहाँ रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं कौन सी, पहली क्लास में। ये जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा फॉर्म वहाँ के अलग होते हैं, क्लास मान लो अब आप इसको, है ना। तो आई स्टेड देयर, मैं वहाँ रुकी 6 वर्ष तक, और जब मैं वहाँ पे किस में थी, फर्स्ट फॉर्म में थी। इन द 6th फॉर्म, है ना, और जब मैं 6th फॉर्म में आ गई, माई टीचर वाज
मिसेस क्यूप्रस, मेरी जो टीचर थी श्रीमती क्यूप्रस, द हेडमिस्ट्रेस भी थी वो। एट द एंड ऑफ द ईयर, और जब हमारा ईयर समाप्त हुआ, है ना, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों आंसुओं से रो रहे थे। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, है ना, जैसे कि हम बिछुड़ रहे हों और हम एक तरह से हृदय विदारक हमारा फेयरवेल हो रहा हो। तो अर्थात इससे लगता है कि ये अपने टीचर्स की क्या थी, बहुत लाडली थी, एन फ्रैंक जो थी। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो बर्थडे था वो हल्के से ही सेलिब्रेशन के साथ गुजर गया, कोई विशेष सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ की जनवरी 1942 में मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में अक्सर कितना सोचती थी। एंड स्टिल लव हर, और उन्हें अब भी कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 का जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, वो इस तरह से सोचा था कि भाई जो 1941 का था उसकी कमी पूर्ति अब 1942 में करेंगे, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि दादी माँ चली जाएंगी, स्वर्गवास हो जाएगा उनका, ठीक है ना। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और शेष जो अन्य कैंडल्स थी उनके साथ दादी माँ की कैंडल भी जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी ठीक कर रहे हैं, अच्छा, हमारा हम चारों का अभी भी अच्छा चल रहा है ना। चारों कौन, मम्मी पापा, उनकी बड़ी बहन और वो, है ना। अब देखो इसमें पहले बताया था ना कि बहुत सारे आंट्स वगैरह थी, फ्रेंड्स वगैरह थे, लेकिन सब कोई किसी के यहाँ आ जा नहीं सकता था। तो ये पूरा, क्योंकि परिवार बिल्कुल आइसोलेटेड था, छिपा हुआ था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और अब इस प्रकार मुझे ये जो प्रेजेंट डेट है जहाँ से उसने डायरी लिखना शुरू किया है, तो इसने एक तरह से ब्रीफ पहले की घटनाएं बता दी कि भाई डायरेक्ट अगर 20 जून 1942 से डायरी लिखना शुरू कर देती और तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो एक तरह से इसने एक ब्रीफ स्केच पहले ले लिया। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और यही मेरी इस डायरी के प्रति, है ना, मेरी क्या है, सिंसियरिटी है ना, डायरी के प्रति क्या है, मेरी सिंसियरिटी है। सोलम यानी सिंसियर, ऑनेस्ट, अर्नेस्ट। अब यहाँ से इसकी ये डायरी शुरू हो जाती है। डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी, क्या नाम देती है वो अपनी डायरी को, किटी नाम देती है, डियरेस्ट किटी। अब देखो ये डेट डली हुई है डायरी में, सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, है ना, हमारी पूरी की पूरी क्लास, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब है जैसे डर के मारे कांपते हैं ना, बच्चों के पैर कांपने लग जाते हैं, तो शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, है ना, भय और थोड़ी सी चिंता की वजह से हिलना। तो मेरी पूरी की पूरी क्लास जो है वो चिंता के मारे क्या कर रही है, हिल रही है डर के मारे, है ना, उनके पैर कांप रहे हैं। अब ये क्यों कांप रहे हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है। द रीजन ऑफ कोर्स, और निस्संदेह इसका कारण क्या है, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच, आने वाली मीटिंग, फोर्थ कमिंग यानी आने वाली मीटिंग है, इन विच जिसमें कि द टीचर्स डिसाइड, हमारे अध्यापक ये डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन आगे की फॉर्म में जाएगा, एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा, कौन पास होगा और कौन फेल हो जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी से ज़्यादा आधी क्लास शर्त लगा रही है, बैट्स मतलब शर्त लगाना। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्व सिली, जीएन और मैं दोनों हंस के पागल हो रहे हैं। जीएन इसकी फ्रेंड है एन की, ठीक है ना, वो हंस के पागल हो रहे हैं। एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, दो बच्चे लड़के जो हमारे पीछे हैं उनके ऊपर ये हंस के पागल हो रही हैं, जिनका नाम है सीएन एंड जैक्यूज, है ना, इन दो लड़कों का नाम। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने की अपनी पूरी की पूरी छुट्टियों की जो बचत थी पैसों की, वो सब पूरी की पूरी किस पे लगा दी है, उसमें शर्त पे लगा दी है उन्होंने। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक बस वो यही बात करते रहते हैं। यू आर गोइंग टू पास, तुम तो पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं तो हो ही नहीं सकता। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे, पक्का पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं आऊँगा। बस वो एक दूसरे को, वो उसकी कहता है, वो उसकी कहता है कि तू तो पास हो जाएगा, नहीं वो कहता तू पास होगा, मैं तो फेल हूँगा। इस तरह से वो एक दूसरे से क्या लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस,
है ना। यहाँ तक कि जो इसकी फ्रेंड है एन की जी, वो उनको क्या कर रही है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही है, भाई थोड़ा शांत रह लो। एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स, और मेरी गुस्से के बावजूद भी कैन नॉट काम देम डाउन, वो क्या नहीं हो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मेरे से पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, हमारी क्लास में इतने सारे डमी हैं, है ना, इतने सारे निकम्मे हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि लगभग 1/4 क्लास शुड बी केप्ट बैक, पीछे रह जाएगी, है ना, उसी क्लास में रह जाएगी, पास होगी ही नहीं। बट टीचर्स आर द मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन एन कहती है कि ये टीचर्स लोग जो होते हैं ना, ये इस धरती पे सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्राणी हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब इनके दिमाग को पढ़ा नहीं जा सकता, चाहे तो जिसको फेल कर दें, चाहे तो जिसको पास कर दें। अब ये एन कह रही हैं, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, है ना, एंड माई सेल्फ, एन कह रही है कि मैं मेरी जो दोस्त हैं उनके बारे में और अपने बारे में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ मेरी गर्ल फ्रेंड्स के बारे में और साथी लड़कियों के बारे में और मेरी खुद के बारे में। वी विल मेक, हमारी नैया पार हो जाएगी, हमारी गाड़ी पार हो जाएगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, सिर्फ इस सब्जेक्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अबाउट इज मैथ्स, और वो सब्जेक्ट क्या है, गणित है। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को कह रहे हैं, भाई कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो सब भला करेगा भगवान। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल, यानी ठीक ठाक, मैं सब टीचर्स के साथ मेरे रिलेशन कैसे हैं, अच्छे, मेरी उनसे अच्छी पटती है। देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर्स हैं और उनमें 7 मेन, 7 पुरुष हैं, एंड 2 वुमेन, और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीजिंग द एन ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी किसके लिए, ओल्ड फैशन्ड पर्सन, एक पुराने ख्यालात का एक व्यक्ति है ना, तो ये मिस्टर कीजिंग हैं, वो क्या है, एक पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं। हु टीचेज मैथ, जो कि हमको क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो सदियों से मेरे से नाराज है सदियों मतलब बहुत समय से मुझसे नाराज रहते हैं। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, है ना, यानी वो मेरी इस चीज़ से क्या है, बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। किससे, मेरी बात करने की आदत से। अनेक चेतावनियों के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। और वो होमवर्क क्या है, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, है ना, मुझे ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी लड़की या एक बातूनी व्यक्ति, चैटर बॉक्स चटर पटर करने वाला, है ना, चुप्पी नहीं बैठे जो, ठीक है ना, तो इसके ऊपर, एक चैटर बॉक्स के ऊपर मुझे ऐसे लिखने के लिए वो दे देते हैं। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट दैट, एक चैटर बॉक्स के ऊपर आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, है ना, इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया कि इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में वो टाइटल लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, मेरे बैग में ठूंस लिया उसको। एंड ट्राई टू बी कीप क्वाइट, और मैं बड़े शांत होने की कोशिश मैंने की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना शेष होमवर्क पूरा कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो मेरी नज़र किस पे पड़ी, उस ऐसे के नोट पर पड़ी कि मुझे, अरे हाँ, मुझे तो ये ऐसे भी तो लिखना है अभी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं इस विषय के बारे में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की जो टिप होती है उसको मुंह में दबाकर, जैसे ना, जैसे बच्चे मुंह में उसको दबा के दांतों से काटते रहते हैं, सर से ना। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, अब ये कह रही है कि कोई भी चाहे तो खूब सारा लिख सकता है, लंबे लंबे। रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, बस यूं ही लिखते चले जाए। चाहे तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, खूब लंबा चौड़ा लेख लिख सकता है, ठीक है ना। एंड लीव बिग स्पेसेस, और बीच बीच में बड़े बड़े स्थान छोड़ के, यानी गैप छोड़ छोड़ के अक्षर लिखे, है ना, और चाहे तो वो कितने भी पन्ने भर दे, है ना। बट द ट्रिक वाज, लेकिन बात यह है, टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, है ना। लेकिन ये कह रही हैं, एन फ्रैंक कह रही हैं कि मेरे साथ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं
उसमें कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखूं और मैं ये प्रूव कर सकूं कि टॉकिंग की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो एन कह रही है कि कोई चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लंबे चौड़े लेख लिख सकता है, बस यूं ही लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बस यूं ही फालतू की इधर उधर की चीज़ें लिख दो, बीच में खूब सारा गैप छोड़ छोड़ के लंबा कर दो उसको। लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दूँ, उसमें कुछ तर्क दूँ जो सामने वाले को क्या कर सके, संतुष्ट कर सकें, है ना। और साथ ही वो इस टॉकिंग की नेसेसिटी को क्या कर सके, प्रूव कर सके। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक विचार सूझ गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेज भर दिए जो कि मिस्टर असाइंड ने मुझे चैटर बॉक्स के ऊपर काम दिया था उस पर, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और अब मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने ये आर्ग्यू किया था उसके अंदर, मैंने ये तर्क दिए थे उस मेरे निबंध में, ऐसे में, कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि भाई ये जो बात करना है ये तो बच्चों की आदत होती है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी मैं कि मैं अपनी इस आदत को क्या रखूं, नियंत्रण में रखूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इसको करने में मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाऊंगी। क्योर माई सेल्फ, क्योर का मतलब क्या होता है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकती इस बात करने का, क्योंकि इस हैबिट का, क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ जो है ना वो भी इतनी ही बातें करती हैं, इफ़ नॉट मोर, मेरे से ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम मेरे बराबर तो वो पक्का ही बातें करती हैं, इसलिए मेरा इस पर कोई जोर नहीं है, मेरी ये क्या है, आदत है। एंड दैट इज़ देयर नॉट मच यू कैन डू, और इस पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, क्योंकि ये क्या है, आनुवांशिक लक्षण है आपके अंदर, है ना, आपकी मम्मी से आपके अंदर आए तो इन पे आपका क्या है, बस नहीं है। तो इस तरह से उसने उसमें आर्ग्यूमेंट अपने टीचर को दिया। मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ, है ना, मिस्टर कीजिंग को अच्छी हंसी आई एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरी किसके ऊपर, मेरे उन तर्कों के ऊपर, है ना। क्या तर्क दिए थे, उसने तर्क दिए थे कि भाई मैं कोशिश करूंगी, टीचर को उसने तर्क दिए थे, मैं कोशिश करूंगी आगे से ध्यान रखूं, है ना, इस बात करने की आदत को, लेकिन इस पर मेरा जोर नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, और मेरी माँ जो है ना वो मेरे से ज़्यादा अगर बात नहीं करती तो मैं जितना करती हूँ उतना तो वो करती ही हैं, और ये आनुवांशिक लक्षण हैं, इन पर मेरा कोई जोर नहीं है, जीन्स की वजह से आए हैं। बट वेन आई प्रोसीडेड, तो मिस्टर कीजिंग जो थे वो मेरे इस आर्ग्यूमेंट्स पर खूब हंसे, लेकिन बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही अगले पाठ के दौरान फिर मैंने बातें करना शुरू किया, ही असाइंड मी, ये सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार ये किसके ऊपर था, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी बच्चा जिसे ठीक नहीं किया जा सकता हो, इनकॉरिजिबल दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको क्या नहीं किया सकता हो, बदला नहीं जा सकता हो, ठीक है ना। आई हैंडेड इट इन, फिर ये कह रही है एन फ्रैंक कि मैंने वापस से लिखा वो लेख लंबा चौड़ा, अपने टीचर को संभला दे दिया, उनको पकड़ा दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और इस बार फिर इसने, एन फ्रैंक ने खूब अच्छे खासे शानदार उसमें तर्क दिए इसने, है ना, और उन तर्कों की वजह से अगले 2 लेसन तक, है ना, जब तक 2 पाठ और पूरे हुए, मिस्टर कीजिंग ने कोई कंप्लेन नहीं की। हाउएवर, यद्यपि ड्यूरिंग द 3rd लेसन, है ना, अब ये खुद जो एन फ्रैंक है ये बात करने से तो बाज आती नहीं है, तो वो अब कह रही हैं कि लेकिन जैसे ही तीसरा लेसन आया तो उनकी धैर्य की परीक्षा खत्म हो गई। ही हैड फाइनली, और अंत में मिस्टर कीजिंग ने हैड इनफ, उसने कहा भाई अब बस, अब मेरे सिर पे से पानी ऊपर निकल गया। एन फ्रैंक एज पनिश्ड फॉर टॉकिंग इन क्लास, है ना, कि एन फ्रैंक तुमको इस क्लास के अंदर बात करने के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है, और वो पनिशमेंट क्या है, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, तुम्हें एक वापस से फिर एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा, इसका टाइटल क्या होगा,
क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, है ना। अब ये क्वैक जो होता है ना, जो डक होती हैं, डक जो तालाब में रहती है ना, पक्षी जो होता है डक, बतख जिसको बोलते हैं, तो बतख और बतख के जो बच्चे होते हैं वो कुटर 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 ऐसे करते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ निकालते हैं। तो उन्होंने कहा, मिस्टर कीजिंग जो टीचर थे, कि बस अब तुझे फ्रैंक ये लिखना है इसके ऊपर, एन फ्रैंक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, है ना। मिस्ट्रेस सुश्री चैटरबॉक्स कह रही हैं क्वैक क्वैक क्वैक, अब तुम्हें इस चीज़ के ऊपर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। द क्लास रोड, जैसे ही मिस्टर कीजिंग ने ये वाला बात कही तो पूरी की पूरी क्लास हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मैं पूरी तरह से थक गई थी। माई एग्जॉस्टेड, थक गई थी या खत्म हो गई थी मेरी इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इन चैटर बॉक्स के जो टॉपिक थे इनके ऊपर जो मौलिक बातें होती हैं, इंजेनिटी यानी बेचारी ने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो सब तो पहले दे दिए लिख के, लेकिन अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, उसके पास क्या करे वो, है ना। तो वो कह रही है कि मेरी जो इंजेनिटी, जो मौलिक बातें थी वो सब क्या हो गई थी, खर्च हो गई थी, अब मैं कुछ लिखने की स्थिति में थी ही नहीं। तो इस वजह से ही इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, है ना। तो अब समय आ गया था कि मैं कुछ अलग ट्राई करूं। इट वॉज टाइम टू कम अप विद, कि मैं कुछ अलग लेके आऊं, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा बिल्कुल जो ओरिजिनल हो, है ना, कुछ बिल्कुल ओरिजिनल हो, कुछ ऐसा मैं लेके आऊं। माई फ्रेंड सैन, मेरी दोस्त सैन, हु वॉज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में अच्छी थी, यानी कविता लिखने में क्या थी, वो बहुत अच्छी थी। उसने ऑफर टू हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प करने की ऑफर किया कि मैं तेरी मदद कर दूंगी। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक जो तू ऐसे लिखेगी उसमें मैं तेरी मदद कर दूंगी। किसमें, इन वर्स, कि तू उस ऐसे को किस में लिख, पोइट्री के रूप में लिख, उसको कविता के रूप में लिख। अब तक तू निबंध के रूप में लिख रही थी, इस बार तू किस में लिख उनको, उसको कविता के रूप में लिख, और मैं तेरी क्या करूंगी, उसमें हेल्प करूंगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, है ना, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी, बोले हाँ ये ओरिजिनल है, मजा आ जाएगा, है ना। मैं क्या लिखूंगी, इसको कविता के रूप में लिखूंगी इस बार निबंध को। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, अब वो कह रही हैं एन फ्रैंक कि जो श्रीमान कीजिंग हैं वो मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, जोक, मेरे ऊपर जोक फेंकना चाह रहे हैं वो, है ना, मेरा मजाक बनाना चाह रहे हैं वो। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस घटिया से सब्जेक्ट के ऊपर बार बार बस ये चैटर बॉक्स चैटर बॉक्स चैटर बॉक्स, है ना, तो वो मेरा मजाक बनाना चाह रहे हैं। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं इस बार पक्का ऐसा करूंगी कि ये जो जोक है ये किस पे साबित हो जाए, खुद उनके ऊपर ही साबित हो जाए, यानी मैं उन्हीं का मजाक बना दूंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम पूरी की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत शानदार पोएम बन गई थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, है ना। देखो इस बच्ची छोटी सी है लेकिन इसको अपनी बातें कहने का तरीका बहुत अच्छा आता है। इसमें आया था पहले कि भाई इसकी जो डायरी थी एन फ्रैंक की, उस डायरी से लगता नहीं था कि कोई 13, 14, 15 वर्ष की बच्ची इतने अच्छे, है ना, मैच्योर और इंसाइटफुल चीज़ें उस डायरी के अंदर लिख सकती है। तो इस बार की पोएम में क्या लिखा उसने, वो पोएम किसके ऊपर थी, एक मदर डक के ऊपर थी, एक मादा डक बतख के ऊपर थी, और एक फादर स्वान थे, और एक उनके बच्चों के क्या थे, उसके डक के पति हंस, विद 3 बेबी डकलिंग्स, और जिनके क्या थे 3 छोटे छोटे बतख के बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, है ना, जो कि उनके पिता जो डक्स, ये जो स्वान थे, है ना, फादर स्वान ने उनको पीट पीट के घायल कर दिया था, है ना। बिटन टू डेथ का मतलब क्या है, लगभग उनको पीट पीट के घायल ही कर दिया था। क्यों कर दिया था, इतना मारा उनको, इतना मारा क्योंकि वो क्या करते थे, दे क्वैक्ड टू मच, कि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा चटर पटर करते थे, वो शांत नहीं बैठते। तो इस एन फ्रैंक ने उस पोएम के अंदर
इतना मार्मिक तरीके से वो लिखी है ना कि हर किसी को क्या आ जाए, दया आ जाए कि उन बच्चों का कोई दोष नहीं था बेबी डकलिंग्स का, लेकिन चूंकि वो क्वैक 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 करते थे तो वो जो फादर स्वान थे उनको क्या था, तो बहुत गुस्सा आता था, तो उन्होंने एक बार क्या कर दी, उनकी तगड़ी वाली धुनाई कर दी उनकी बेबी डकलिंग्स की, और इतनी धुनाई करी कि लगभग वो बेचारे मरी गए होते। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन इस बार श्रीमान कीसिंग ने मैंने जो जोक किया था उसको सही तरीके से लिया उन्होंने, है ना, उसको सही स्पिरिट में लिया, सही भाव में लिया। ही रीड द, उन्होंने उसको, उस पोइम को उन्होंने खुद ने पढ़ा, टू द क्लास, पूरी क्लास को पढ़ के सुनाया। मिस्टर कीजिंग जो सर थे मैथ्स वाले, उन्होंने उसको सारे बच्चों को पढ़ के सुनाया विद हिज ओन कमेंट्स, और साथ में उसमें अपने कमेंट्स भी जोड़े, उनकी व्याख्या भी करी। यानी अब उसका क्या हो गया था, उनका दिमाग बदल गया था, अब वो उस बच्ची से क्या थे, गुस्सा नहीं थे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने वो वाली जो पोइम थी, मेरे द्वारा जो लिखी गई पोइम थी, अन्य क्लासेस के बच्चों को भी उन्होंने सुनाई। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे अलाउ कर दिया गया है ना कि मैं बातें कर सकती हूँ। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे क्या नहीं दिया गया, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क इस चीज के लिए मुझे नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो कह रही है और उल्टा क्या हुआ, और उल्टा ये हुआ कि ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है, इसके विपरीत, और उल्टा ये हुआ कि मिस्टर कीजिंग बदल गए, है ना, ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उल्टा ये हुआ मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, कि श्रीमान कीजिंग जो है मैथ्स वाले जो सर थे, उल्टा वही आजकल जोक मारते फिर रहे थे क्लासेस के अंदर, यानी उनका खुद का ही चेंज हो गया। तो एक बच्ची ने देखो, उसने बड़े तरीके से काम में लिया और उनको क्या कर दिया, बदल दिया। योर्स एन, आपकी एन फ्रैंक। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये लिया गया है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंगर, जो किससे लिया है, डायरी ऑफ द यंगर, विद स्लाइटली एडेप्टेशन, थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का सा क्या किया है उन्होंने, चेंज किया है। देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये नीदरलैंड्स जो है ना, देखो जर्मनी है ना, और इसका एन फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के अंदर हुआ था, ठीक है ना, और ये किस धर्म से थे, यहूदी धर्म से थे ये, ठीक है ना। और फिर ये जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी में एक बहुत तानाशाह थे वहाँ के, जिनका नाम था हिटलर, ठीक है ना। देखो ये रहा, ओके, तो ये जर्मनी है, ठीक है ना, देखो ये जो दिखा रखा है ना, ये जर्मनी है, और ये जो ये जो इससे रेड कलर से जो रखा है ये नीदरलैंड्स है। देखो ये यूके इंग्लैंड है, ठीक है ना, ये समुद्र है। तो यहाँ जर्मनी में जो फ्रैंकफर्ट एक शहर है, फ्रैंकफर्ट में रहते, देखो ये फ्रांस है, ये ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, डेनमार्क, नॉर्वे, है ना, तो ये यहाँ जर्मनी में रहते थे पहले, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया है ना, तो इनके जो फादर मदर थे वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से कहाँ पलायन कर गए, नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम, है ना, वहाँ चले गए। और इस नीदरलैंड्स को पहले हॉलैंड बोला जाता था, अभी हुआ है इसका नाम चेंज, ये अभी का मतलब कुछ सेंचुरीज पहले ही हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस जगह पे वो किस में रहे, 2 वर्ष तक हाइडिंग में रहे। हाइडिंग का मतलब छिप के रहे वो अपने फादर के ऑफिस में, है ना। और फिर किसी ने क्या लगा दिया, उनका चुगली कर दी कि भाई यहाँ छिपे हुए हैं, उनका बिट्रे कर दिया उनको, उनका सुराग दे दिया किसी ने। और फिर जो नाजी लोग थे उन्होंने वहाँ से निकाल के उनको कहाँ ले गए, वो कंसंट्रेशन कैंप में ले गए, जहाँ पे उनको बहुत बड़ी बड़ी प्रताड़नाएं दी गई, बुरी तरह से उनको, है ना, प्रताड़ित किया गया। और उस प्रताड़ना के दौरान उसकी जो बड़ी बहन थी वो ख़त्म हो गई, उसकी डेथ हो गई। और उसके कुछ ही महीनों बाद एन फ्रैंक भी, टाइफस एक फीवर होता है, उससे उनकी डेथ हो गई। तो वो जब ये हाइडिंग में रहे, इनका परिवार, तो उस समय इसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। तो ये बच्ची, प्यारी सी बच्ची जो है एन फ्रैंक, ये डायरी को ही अपना दोस्त बना लेती है और उसमें बहुत प्यार से अपने जीवन की घटनाओं को क्या करती है, अंकित कर देती है ना। तो ये एक प्यारा सा लेसन है डायरी ऑफ
ए यंग गर्ल में से लिया गया है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।